25 नवंबर से 20 दिसंबर तक पूरे 26 दिन में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से एक और सेशन फिर से हार गए। 2024 का साल राहुल गांधी के लिए हारने वाला साल रहा। अब 4 जून 2024 को राहुल गांधी 100 से नीचे पर आउट हो गए। 8 अक्टूबर 2024 को राहुल गांधी हरियाणा हार गए। 23 नवंबर 2024 को राहुल गांधी महाराष्ट्र हार गए और अब यानी 20 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी विंटर सेशन में नरेंद्र मोदी से हार गए हैं। 2024 वो साल था जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा से लौटे तो उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को लगा कि राहुल अब बदल गए हैं और 2024 में राहुल कोई बड़ा कमाल कर देंगे। लेकिन 20 दिसंबर 2024 की शाम खत्म हो गई और बात घूम फिरकर वहीं पहुंच गई जहां साल 2023 में थी। राहुल गांधी ने बैक टू बैक 4 मौके गंवा दिए। जिन लोगों को लगा था कि राहुल मोदी का मुकाबला करेंगे, उनकी उम्मीदें टूट गईं। राहुल के दोस्त भी अब नहीं मानते कि मोदी और राहुल के बीच कोई मुकाबला है। और ऐसा क्यों सोचते हैं, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क दिखता है, संसद के भीतर दिखता है, जहां राहुल खड़े होकर कभी मोदी पर पॉलिटिकल अटैक की पूरी कोरियोग्राफी करते हैं। हाथों से इशारा कर करके विपक्ष के सांसदों को मोदी पर टूट पड़ने के लिए उकसाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा बरपाते हैं। हर बार यही प्लान दोहराते हैं। दूसरी तरफ मोदी हैं, जो शोर शराबा करने वाले, हो हंगामा करने वाले और उन्हें गाली देने वाले विपक्ष के सांसदों को पीने का पानी भी ऑफर करते हैं, गुस्सा शांत रखने की अपील भी करते हैं, प्यार से बात करते हैं। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। मोदी और राहुल के बीच का ये फर्क उस वक्त भी दिखता है जब सदन में मोदी पर टारगेटेड अटैक करने के बाद राहुल सरकास्टिक अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में मोदी के गले पड़ जाते हैं। मोदी उस वक्त भी राहुल को सभ्य तरीके से वापस अपने पास बुलाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। और मोदी और राहुल के बीच का ये फर्क उस वक्त भी दिखता है जब सदन के भीतर नरेंद्र मोदी खुद खड़े होकर राहुल गांधी को अपने पास बुलाते हैं। शिष्टाचार मर्यादा का ख्याल रखते हुए राहुल से हाथ भी मिलाते हैं, राहुल को हाथ से पहले आगे जाने का इशारा भी करते हैं, फिर राहुल के साथ आगे बढ़ते हैं और बाद में राहुल गांधी का वेलकम भी करते हैं। मोदी और राहुल के बीच का ये फर्क संसद के बाहर भी दिखता है। राहुल जब मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं तो उनके ऊपर बीजेपी के सांसदों को धक्का देने का आरोप लगता है। बीजेपी के सांसद का सिर फूटता है, लेकिन राहुल बिना खैर खबर लिए, बिना दुख जताए आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी के सांसद पर ही धक्का देने का आरोप लगाते हैं। मोदी की पार्टी और राहुल की पार्टी में क्या फर्क है, आज ये भी देखने की जरूरत है। कथित तौर पर राहुल ने बीजेपी के जिन सांसदों को धक्का मारा, उनमें से एक प्रताप सारंगी का सिर फूटा। सारंगी खून से लथपथ हो गए, दर्द से कराहने लगे। लेकिन राहुल की पार्टी के नेताओं ने इस बहते हुए खून को ही झूठा करार देना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। ये सब पूरा कल का ड्रामा रचा गया है। एक और मौका मिलेगा उनको ड्रामा रचाने के लिए। ये सब बिल्कुल सोच समझ कर साजिश थी। ये शिकायत करना, नीचे गिर पड़ना, आईसीयू में भर्ती करना, आरएमएल के डॉक्टर से एक बयान दिलवाना, ये सब तो बिल्कुल गृहमंत्री का खेल है और कुछ नहीं है। राहुल के करीबी और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ये पोस्ट देखिए।
उसने घायल प्रताप सारंगी की तस्वीरों के ऊपर कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल की पार्टी ने सामान्य शिष्टाचार का ख्याल तक नहीं रखा। बीजेपी के घायल सांसदों पर मीम वायरल कराने शुरू कर दिए। अब ये पोस्ट पढ़िए जिसमें कांग्रेस का नेता कह रहा है कि बीजेपी के सांसदों को किसी ने छुआ तक नहीं, वो गांधी परिवार के डर के मारे अस्पताल में भर्ती हो गए। राहुल की पार्टी ने सोशल मीडिया पर ऐसे ना जाने कितने आपत्तिजनक पोस्ट घुमाए हैं, जिसका मकसद एक ही था, राहुल को डिफेंड करो, मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक करो और धक्का मुक्की में घायल हुए बीजेपी के सांसदों का पब्लिकली मजाक उड़ाओ, उनके बहते हुए खून को नाटक बताओ, ड्रामा बताओ और इस तरह की बातें कहकर आगे बढ़ जाओ। राहुल की पार्टी और इंडी वाले अब यही कर रहे हैं। ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं दी। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं दी। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं दी। मैं उनको आतंकवादी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आचरण था। मेरे ख्याल से अभी पता नहीं बेहोशी से वो होश में आए कि नहीं आए सांसद जी। बहुत भयंकर रूप से बस सिर्फ ये होता था, कोई मंत्री जाता था तो उठ के बैठ जाते, फिर बेहोशी शुरू हो जाती है। दूसरे सम्मानित सदस्य हैं, पहले फोटोग्राफ में तो खून नहीं बह रहा, दोबारा आया है तो अब तो रुक गया होगा खून बहना। कल जो हुआ ये एक साजिश था, ये सोच समझ कर किया गया। 2 सांसदों को आईसीयू में भेजा गया और वो एक बेचारी एक सांसद है राज्यसभा, उनसे एक खत लिखवाया गया। ये सब जबरदस्ती है। मैंने कहा ये तो सब नाटक है। मोदी पर अटैक करने वाली राहुल की इस स्क्रिप्ट में टी शर्ट था, मास्क था, मुखौटा था, कैमरे वाली शूटिंग थी, काले रंग का झोला था, बाबा साहब की फोटो थी और अब नौबत धक्का मुक्की हाथापाई तक आ गई। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। गुरुवार को संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ, शुक्रवार को संसद के भीतर उसका दूसरा स्टेप दिखा। वो भी तब जब संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन खुद नरेंद्र मोदी लोकसभा में मौजूद थे और जब मोदी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने आगे बढ़ना शुरू किया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो विपक्ष लोकसभा के भीतर भी धक्का-मुक्की के इरादे से ही आया था। संसद टीवी के इस फ्रेम में भी साफ साफ दिख रहा है विपक्ष किस इरादे से आखिरी दिन सदन के भीतर पहुंचा था और वो क्या करना चाह रहा था। मोदी और विपक्ष के सांसदों के बीच की दूरी ना के बराबर थी। राहुल तो सदन में नहीं थे, प्रियंका जरूर मौजूद थी और इस फ्रेम से पूरी तरह क्लियर है कि कैसे कांग्रेस के ज्यादातर सांसद अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर वेल के पास आकर हो हंगामा कर रहे थे और उन सब के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर विपक्ष का ये सियासी ड्रामा बर्दाश्त कर रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विपक्ष का ये पॉलिटिकल ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये अभी और लंबा खिंचेगा और कुछ बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, हिंट जानना है तो राहुल के करीबी जयराम रमेश की बातें सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। तो शुरुआत है, बजट सेशन में देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, अगली बार देखिए, देखते जाइए। विपक्ष क्या करने वाला है, अब कौन सा नया पैंतरा अपनाने वाला है, जयराम रमेश ने जो हिंट दिया है वो किस ओर इशारा कर रहा है, थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मोदी पर अब डबल स्पीड से अटैक होगा और इस अटैक की स्क्रिप्ट अभी से लिखी जाने लगी है। कांग्रेस के पोस्टर्स अभी से रेडी हो चुके हैं। शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। कांग्रेस ने नैरेटिव क्या दिया? नैरेटिव दिया मोदी ने डरकर संसद स्थगित कर दी। कांग्रेस ने माहौल क्या बनाया?
माहौल बनाया। मोदी और बीजेपी राहुल गांधी से डरते हैं। कांग्रेस अब इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगी और मोदी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। धक्का मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्या दर्ज कराई, कांग्रेस ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स का वीडियो अपनी टाइमलाइन पर घुमाना शुरू कर दिया है। जानते हैं पटकथा क्या लिखी गई है। कांग्रेस की ओर से पटकथा लिखी गई है, बीजेपी झूठा एफआईआर करा रही है। कांग्रेस अब ये कहानी फैला रही है कि राहुल गांधी को साजिशन फंसाने की कोशिश हो रही है। जो झूठे एफआईआर और उनको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, देश जो विजुअल्स देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को भाजपा और बदनाम करने की जो साजिश है, इसमें भाजपा सफल नहीं होने वाली। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। ये एफआईआर किसके खिलाफ है? ये एफआईआर राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। ये एफआईआर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं है, एलओपी लोकसभा के प्रतिपक्ष के खिलाफ ही नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। यही विडंबना है इस देश की कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे एफआईआर होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो, जो हमारे लोग हैं जो जिन पे उत्पीड़न हुआ है उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और ये बात साबित होती है जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है सरासर गलत है, और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। राहुल पर लगे गंभीर आरोपों को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी टीम लगा दी है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर झारखंड तक कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की पूरी टीम एक्टिवेट करा दी है। राहुल की पार्टी के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम अब राहुल बचाओ मोर्चा खोलकर बैठ गया है। सबने यही कहा, राहुल जी ने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा। अब 2024 का तो आपने राहुल वर्सेस मोदी का मुकाबला देख लिया, अब इंतजार कीजिए 2025 का।